हेलो एवरीवन। आज हम वेक्टर्स चैप्टर पढ़ेंगे। तो बहुत बेसिक से वेक्टर को सीखने की कोशिश करेंगे। देखो, बात करते हैं कि वेक्टर की कहानी कैसे शुरू होती है। मान लो कि तुम किसी रेलवे स्टेशन से उतरे हो और तुमको बोला जाए कि 5 किलोमीटर चले जाओ, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर चले जाओ, तुम अपने घर पहुंच जाओगे। तो केवल इतना इन्फॉर्मेशन से पहुंच जाओगे घर? क्या ज़रूरी है क्या? नहीं। हो सकता है कि तुम इधर चले जाओ 5 किलोमीटर, नहीं पहुंच पाओगे। इधर चले जाओ 5 किलोमीटर, नहीं पहुंच पाओगे। ये भी तो साथ में बताना पड़ेगा ना कि भाई 5 किलोमीटर जाना है, लेकिन किधर जाना है, डायरेक्शन क्या होगा। हाँ, अगर हम डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देंगे कि भाई 5 किलोमीटर जाना है और टुवर्ड्स ईस्ट जाना है, तो 5 किलोमीटर ईस्ट अगर हम बता दें केवल, तो ये सफिशियंट इन्फॉर्मेशन होगा कि हम अपने घर पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली ये एक कमी खल रही थी। हम लोग केवल डिस्टेंस की मदद से स्पेसिफिक लोकेशन पे पहुंच नहीं पा रहे थे। तो बच्चे, एक नया क्वांटिटी आया, डिस्प्लेसमेंट, जिसमें डायरेक्शन भी था। ठीक है। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हम अगर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो उसको डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। इससे ज़्यादा सेंस बनता है किसी चीज़ को समझने का। तो डिस्टेंस को स्केलर बोल दिया गया कि भाई कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, किधर भी जा रहे हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि 5 किलोमीटर कोई ऐसे भी जा सकता है ना। तो ये हो गया 5 किलोमीटर, कोई डिस्टेंस का डायरेक्शन फिक्स नहीं। हाँ, सीधा भी हो सकता है, लेकिन हम ईस्ट की तरफ अगर स्पेसिफाई कर दें बच्चे, तो हम लोग बोलेंगे कि ये स्पेसिफाइड है, बिल्कुल, है ना। अगर स्पेसिफाइड है तो हम इस क्वांटिटी को बोलेंगे कि इस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी हैं, और डायरेक्शन भी है ना। लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड तो है ही। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया? जो 5 किलोमीटर बोल रहे हैं ना बच्चे, उसमें दो चीज़ें होती हैं। 5 किलोमीटर में दो चीज़ें हैं। एक तो 5 है, जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू बोलेंगे, और एक किलोमीटर है, जिसको यूनिट बोलेंगे। तो मैग्नीट्यूड में दो चीज़ें आ गई। ठीक है। तो बेसिकली हम बोल रहे हैं कि हाँ, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, पता लग रहा है कितना मैग्नीट्यूड है। समझ पाए इस बात को? और साथ में क्या है बच्चे? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन जब भी आए ना, तो हम कहेंगे ये क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। तो दोज क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction are called vector quantities। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, जिसमें 5 किलोमीटर जैसा मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर जाना है, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल, फोर्स जानते हो ना। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा दें, तो तुम बोलोगे ना सर फोर्स तो लगाया, किधर लगाया? मैं बोल रहा हूँ 5 न्यूटन, ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ बोल सकते हैं कि 5 न्यूटन लगाया फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। डायरेक्शन को बोलने का बहुत सारा तरीका होता है बच्चे। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये हमने
कोई इस तरह से प्लेन बना लिया, ठीक है। अब इस प्लेन पे नोटिस करो, इस प्लेन पर ये हो सकता है ना, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। और भी दो डायरेक्शन हम लिख सकते हैं, ये देखो ना, अपवर्ड, और क्या लिख दें, इसके नीचे से जो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर 45 डिग्री के एंगल पर हो इस तरह से, तो इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। ऐसे हो 45 डिग्री पे, इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। ये भी एक डायरेक्शन लिखने का बहुत सारा हमारे पास मेथड्स होता है। अब देखो बच्चे, इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं डायरेक्शन को कि 5 न्यूटन फोर्स लगाया और 0 डिग्री एंगल पे लगा दिया, तो यही तो है 0 डिग्री एंगल। 30 डिग्री एंगल कैसा होगा देखते हैं। अगर 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, मान लो रस्सी से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम खींच रहे हैं इस तरह से, ये रस्सी है, ठीक है, और हम किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं, तो 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं 30 डिग्री एंगल पर। तो 30 डिग्री भी हमको डायरेक्शन बताता है, एंगल से भी डायरेक्शन को बताया जाता है, ठीक है। और भी होते हैं बच्चे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। किसी चीज़ का क्लॉकवाइज, फैन मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये भी डायरेक्शन होता है, ठीक है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब आगे बढ़ते हैं कि वेक्टर्स के बारे में समझा, और हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और देखो तो कौन कौन से वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास है, तो तुमने सुना होगा वेलोसिटी। तो वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन से हो जाएंगे, पहला हो जाएगा मान लो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज में क्या क्या लिखें, स्केलर क्वांटिटीज में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी में आएगा बच्चे डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब में ना डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। करंट, देखो बच्चे, करंट में भी एक्चुअली बात कुछ ऐसी होती है कि करंट हम बोल सकते हैं कि चलो करंट वायर में फ्लो कर रहा है, ठीक है, और करंट मान लो एक वायर में था, अब 2 वायर में चला गया। लेकिन जो करंट होता है ना, वो वेक्टर के कुछ नियम को फॉलो नहीं करता, जो हम आगे पढ़ेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज़ को ना हम ऐड कर सकते हैं, कुछ अलग तरीके से ऐड कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे वेक्टर एडिशन में। वो नॉर्मल एडिशन नहीं होता है कि जैसे 3 + 2 तुमने 5 बोल दिया, हर बार 3 + 2 5। वेक्टर के अंदर डायरेक्शन भी मैटर करता है, और उसके हिसाब से जजमेंट होता है कि 3 + 2 वेक्टर का एडिशन कितना होगा। उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखो। लेकिन करेंट उस चीज़ को फॉलो नहीं करता है बच्चे, करेंट सिंपल अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है। 2 + 3 = 5, करेंट यही फॉलो करेगा, ठीक है। इसलिए स्केलर एडिशन को, अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है। वेक्टर एडिशन जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसको करंट फॉलो नहीं करता है, इसीलिए करंट भी
एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर भी स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर का कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए, एक बलून में पानी भरा हुआ है, तुम जहाँ से होल कर दोगे वहीं से पानी निकल जाएगा, मतलब कि कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन प्रेशर का नहीं है। ये तुम समझ सकते हो, ऐसा थोड़ा सा इस लेवल पे प्रेशर के पास भी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, एक लिक्विड का मॉलिक्यूल है, पानी के बीचों बीच है, उस पर चारों तरफ से पानी फोर्स लगाता है। ठीक है, और प्रेशर का कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। फोर्स तो लग रहा है, ठीक है बच्चे, प्रेशर का कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। तो फोर्स का डायरेक्शन होता है, प्रेशर का डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। प्रेशर का स्पेसिफिक डायरेक्शन कुछ होता ही नहीं है। प्रेशर भी हमको याद रखना है। ये दोनों थोड़े से स्पेशल एग्जाम्पल्स हैं जिनके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, और ये बेसिकली वेक्टर के जो एडिशन के नियम हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ना प्रेशर ना करंट। ठीक है, तो इसीलिए इनको हम लोग स्केलर क्वांटिटीज़ के कैटेगरी में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमको तो बात करना है वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। तो देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो एग्जाम्पल मैं अभी देने वाला हूँ उससे समझने की कोशिश करेंगे कि मान लो हम लोगों के पास कोई इस तरह से बॉक्स है, उस बॉक्स पे, उस ब्लॉक पे, उस पार्टिकल पे हमने फोर्स लगाया। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो 5 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया बच्चे। ठीक है, और इधर से फिर से हमने 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो हमसे पूछा गया कि टोटल फोर्स, नेट फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर कितना लगा। तुम बोल दोगे सर इफ़ेक्ट बढ़ गया बिल्कुल। तो ऐसा करके बोल सकते हो सर कि 7 न्यूटन, इन दोनों को जोड़ दिया। जैसे कि तुम धक्का दे रहे हो किसी गाड़ी को, तुम्हारा भाई भी आके धक्का दिया 2 न्यूटन से, इफ़ेक्ट ऐड हो गया। गाड़ी कितने से आगे गई, कितने से मूव करेगी? अगर उस फोर्स से गाड़ी मूव कर रही है तो हम बोल सकते हैं कि कितना फोर्स लगा बच्चे, हम ऐसा बोल सकते हैं 7 न्यूटन का फोर्स लगा। ठीक है, इफ़ेक्ट ऐड हो गया तुम्हारा और तुम्हारे भाई का। लेकिन भाई ने क्या किया, मान लो 5 न्यूटन का फोर्स लगाना था और भाई ने, इधर से हमने 5 लगाया, भाई ने दूसरे साइड से 2 न्यूटन लगा दिया। तो इफ़ेक्ट घट गया ना, मेरे मेहनत को भाई ने थोड़ा सा बर्बाद कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि अब इफ़ेक्टिव जो फोर्स लगा आगे की तरफ, थोड़ा सा गलत डिसीजन, इस सामने से आके ऐसे फोर्स लगा दिया। तो इस ब्लॉक के ऊपर जो नेट फोर्स लगा, रिजल्टेंट फोर्स लगा, वो 3 न्यूटन का ही लग पाया। 5 - 2 कर दिया तुमने, इस सेंस है, समझ में आता है सर, तो बहुत आसान है, नॉर्मल सी बात है। अब मैं तुमसे पूछूंगा, अगर बच्चे ये बताओ, ये 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और हमको ये बताओ कि रिज़ल्ट, फाइनल नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा, टोटल फोर्स कितना लगेगा। तो अब थोड़ा सा मामला गंभीर हो जाएगा। 7 न्यूटन टोटल फोर्स नहीं लगेगा। 4 + 3 तुम सोचोगे 7 हो जाए, इस केस में नहीं होगा। हाँ, ऐसा रहता तो ज़रूर होता, अगर 4 न्यूटन इस तरह से हम लगाते और 3 न्यूटन फिर से इस तरह से हम लगाते, तो ज़रूर दोनों का इफ़ेक्ट सामने सामने है बिल्कुल, तो ऐड हो जाता, 7 न्यूटन हो जाता नेचुरली। ठीक है, ऐसा भी होता बच्चे, देखो तो हर बार 7 थोड़ी होता है। 4 न्यूटन लगाया तुमने, इधर से लगा दिया 3 न्यूटन, 7 न्यूटन हो जाएगा? नहीं, कितना होगा? 1 न्यूटन होगा बच्चे। ठीक है, तो सर 4 और 3 मिलके हर बार 7 नहीं होते हैं, 4 और 3 मिलके कभी कभी 1 भी हो सकते हैं। तो इसी तरह से 4 और 3 मिलके हर बार 7 नहीं होते हैं, कुछ और है। यहाँ पर ना 1 होगा, यहाँ पर ना 7 होगा। ठीक है, हुआ क्या, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, बताऊंगा, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन देखो, हम कह सकते हैं ना बच्चे, इस पर फोर्स इधर भी लगा और इधर भी लगा, तो थोड़ा थोड़ा ब्लॉक ऊपर भी मूव करना चाहेगा, थोड़ा थोड़ा ये ब्लॉक आगे भी मूव करना चाहेगा, तो मिला जुला के ऐसे मूव करेगा। जैसे कि ये डस्टर कैसे ऐसे मूव कर रहा है, तो इस डस्टर पे ऊपर भी मतलब कहने का, अगर ऊपर तो टोटल फोर्स लग ही रहा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इफेक्ट इधर भी है, थोड़ा सा इफेक्ट ऊपर के डायरेक्शन में भी है।
थोड़ा सा ऊपर भी मूव कर रहा है, थोड़ा सा इधर भी मूव कर रहा है, तो ऐसे मूव कर रहा है फाइनली। उसी तरह से ये 3 न्यूटन बॉक्स को आगे भी लेके जाएगा। देखो आगे भी जा रहा है ना, ये देखो आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो ऐसी बात है, तो हम ऐसा बोलेंगे जो नेट फोर्स है, जो रिजल्टेंट कहा जाता है, जैसे कि 4 न्यूटन और 3 न्यूटन का रिजल्टेंट है 7 न्यूटन, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, यहाँ पर रिजल्टेंट है 1 न्यूटन। यहाँ पर रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा ना, ऐसे रिजल्टेंट जाएगा ना इस तरह से, इस डायरेक्शन में। तो हम बोल सकते हैं कि 4 और 3 का रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन उसका वैल्यू ना 7 होगा ना उसका वैल्यू 1 होगा, पता नहीं क्या वैल्यू होगा। उसके लिए हमको एक नियम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कुछ ऐसी है कि हमसे ये भी तो पूछा जा सकता है, केवल परपेंडिकुलर, ऐसा भी तो पूछा जा सकता है कि 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है 4 न्यूटन का फोर्स, एंगल थीटा है। तो अब बताओ, एंगल तो 60 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 60 डिग्री एंगल पे फोर्स लग रहा है। तो अब टोटल फोर्स इस ब्लॉक पर, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट इफेक्ट कितने फोर्स का आएगा, और हम फाइनली क्या कह पाएंगे। ये तो इस तरह से मूव करेगा ना, थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो इस बात को, इस तरह से मूव करेगा, लेकिन इसको क्या फील होगा, इस पर कितना फोर्स टोटली लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो फिर से 7 नहीं लग रहा है, वो वेक्टर के एडिशन के नियम के हिसाब से आएगा। वेक्टर एडिशन, रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या आंसर होगा इसका। ये तो नेचुरली समझ में आ जाता है, हालांकि इसको भी हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूले से एक फॉर्मूला डिराइव करके देखेंगे कि ये जो चारों जो चीज़ें हैं, वो ये सारी की सारी चीज़ें क्या एक फॉर्मूले से हम आंसर ला सकते हैं। तो देखते हैं बच्चे, ठीक है। तो लेट अस सी। तो इसको देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो ट्राइंगल लॉ में क्या होता है, बहुत ही नॉर्मल सा सिचुएशन, वेक्टर को हम कभी भी एरो से डिनोट करते हैं। तो ये एक वेक्टर हो गया जिसको ए वेक्टर कहेंगे, ऐसा लिख देंगे, मतलब ए वेक्टर, ठीक है। अब ध्यान देना, ए वेक्टर का मतलब होगा कि इसके पास दो चीज़ें होती हैं। वेक्टर के पास दो चीज़ें क्या होती हैं, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है, मतलब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको इस तरह से दिखाते हैं, मॉड कहते हैं इसको, मॉड, न्यूमेरिकल वैल्यू। बस ऐसा समझ लेना तुम एक लैंग्वेज सीख रहे हो, अलग तरह का लैंग्वेज है, इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मॉड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया। और कैप, ए कैप, ठीक है, टोपी पहना दिया, कैप, इसको कहेंगे डायरेक्शन। तो ये होता है मैग्नीट्यूड। ये हो गया वेक्टर, वेक्टर को डिनोट करने का तरीका है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर का डायरेक्शन, है ना, समझे। चलो, तो इसको क्या बोला मैंने, ए कैप, इसको क्या बोला, मॉड ए। इसको आसान तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल इतना लिख सकते हो, ए कैप। तो वेक्टर को हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ए की जगह पर बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है। तो मान लो बी आएगा तो क्या लिख देंगे, बी वेक्टर है, इसका वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, बी और बी कैप, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। तो एक वेक्टर ए है और मान लो कोई दूसरा वेक्टर है बी, मान लो ये फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पर, ये ए वेक्टर का फोर्स लग रहा है, ये बी वेक्टर, दो फोर्सेज हैं ए और बी, ठीक है, दो वेक्टर्स बोलते हैं, वही बात है, फोर्स इज अ वेक्टर। तो दो वेक्टर्स हैं ए और बी, हमको रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए। तो ट्रायंगल लॉ में कहता है कि आपको ए प्लस बी अगर करना है, वेक्टर एडिशन करना है, ए प्लस बी करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ए प्लस बी करने के लिए ए के हेड से
बी के टेल को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब बात कुछ ऐसी है कि ये तो यहाँ पर था, ये यहाँ पर कैसे शिफ्ट कर दिया मैंने, जैसे ए और बी। तो तुम एक कॉमन सेंस लगाओ, वेक्टर के पास दो ही जो चीज़ है, वेक्टर है जैसे ये दो ही चीज़ है इसके पास, क्या क्या है, इसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड मतलब ये कितना साइज है इसका, और डायरेक्शन मतलब ये किधर पॉइंट कर रहा है, इतना ही ना है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये यहाँ पर आ गया तो पोजीशन चेंज हुआ ना, डायरेक्शन थोड़ी चेंज हुआ, समझ रहे हो इस बात को। यहाँ पर आ गया, पोजीशन चेंज हुआ, डायरेक्शन तो अभी भी उधर ही जाना चाह रहा है, ऊपर जाना चाह रहा है तो अभी भी ऊपर जाना चाह रहा है, ऐसे चला जाए ऊपर, डायरेक्शन ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि अगर डायरेक्शन सेम है, वैल्यू सेम है, तो वेक्टर सेम है, तो वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, अगले डायग्राम में दिखा रहे हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि ए वेक्टर के हेड से जो एरो बनाया ना, एरो से वेक्टर को डिनोट कर रहे हैं, एरो के हेड से इस वाले वेक्टर के टेल को, समझ रहे हो, कोई बहुत नॉर्मल सी बात, ये हो गया हेड और ये हो गया टेल। चलो, तो हेड से टेल को कनेक्ट कैसे कर लेंगे, हेड से टेल को। तो हमसे बोला गया है कि ट्रायंगल लॉ में आप अब क्या कीजिए, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के ए प्लस बी कर रहे हैं तो ए पहला हो गया और बी दूसरा हो गया, दूसरे वेक्टर के टेल को कनेक्ट कर लीजिए। ये जो वैल्यू आएगी, ये जो लेंथ आएगा, ये जो वेक्टर आएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये दोनों का सम होगा। ये लेंथ अगर तुम निकाल लेते हो तो ये लेंथ इन दोनों का सम होगा, इसको कहेंगे रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये आर से दिखाएंगे, क्या बोल रहे हैं इसको, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर आर से दिखाएंगे, और इसको कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा हमारे पास, ऐसा लिख लें, ए प्लस बी, ये भी एक वेक्टर होगा ना रिजल्टेंट, इसके पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। लेकिन ये रिजल्टेंट किससे किससे बना है, दो वेक्टर के वेक्टर एडिशन से, ए प्लस बी। लेकिन इससे हमको ना भी वैल्यू नहीं पता लग रहा है। जैसे हमारा सवाल था 4 और 3 है, दोनों 60 डिग्री पे लग रहा है, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन 60 डिग्री पर लग रहा है, तो हम कैसे पता लगाएंगे बच्चे कि टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 7 तो नहीं लग रहा है ना, 1 लग रहा है, कुछ और बात है। तो ये तो हमको एक क्वालिटेटिव बताता है कि भाई चलो ठीक है, इससे हमको पता लग जाएगा ना, कम से कम एक सेंस तो डेवलप किया, एक एरो तो बनाया, भले ही एरो का साइज हमको भी पता नहीं, मेज़र करना पड़ेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन एक फॉर्मूला से भी हम लोग काम कर सकते हैं, वो आगे देखेंगे। ट्रायंगल लॉ का ही भाई है पॉलीगॉन लॉ, तो यहीं पर ही लिख लो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन में क्या होता है ना बच्चे, 3 वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, कुछ नहीं, ट्रायंगल के जैसा ही, एक वेक्टर है, 2 वेक्टर है और एक 3 वेक्टर है, इन तीनों वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। जैसे कि एक ब्लॉक था जिस पर ए फोर्स लग रहा था, बी फोर्स लग रहा था और सी फोर्स लग रहा था। ए फोर्स कैसे लग रहा था, ऐसे लग रहा था ए फोर्स, बी फोर्स कैसे लग रहा था, ऐसे लग रहा था बी फोर्स, और सी फोर्स ऐसे लग रहा था। इन तीनों को जोड़ करके फाइनली कितना फोर्स लगा, ठीक है। तो केवल स्केलर तरीके से नहीं जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी जोड़ के, है ना, 1 + 1 + 2 4 हो गया, ऐसा नहीं डायरेक्ट, वो तो स्केलर एडिशन, एल्जेब्रिक एडिशन होता है। यहाँ पे वेक्टर का नियम काम करेगा। तो इसको क्या करेंगे, फिर से इस क्वेश्चन को इस तरह से अरेंज करेंगे कि हमको अगर a + b + c निकालना है तो हम क्या करेंगे, a के बाद b ड्रॉ कर दो शिफ्ट करके, a के बाद b ड्रॉ कर दो शिफ्ट करके, हेड टू टेल कनेक्ट कर दो, और b के बाद c को आप यहाँ पर आ जाइए, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लो, ये देखो थोड़ा सा a तो शिफ्टेड, ऐसे भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है और इसको ऐसे शिफ्ट कर लो, ठीक है, तो यह शिफ्ट कर लिया। अब बस पॉलीगॉन लॉ बता रहा है, फिर से वही काम कीजिए, पहले वेक्टर से अंतिम वेक्टर तक आप एक लाइन खींच के एरो दे दीजिए, वही होगा रिजल्टेंट वेक्टर। पॉलीगॉन बन गया ना, ये फिगर कैसा बन गया, पॉलीगॉन, ठीक है ना।
तो ऐसा लिख सकते हैं, ये हो गया पॉलीगोन, इसलिए इसका नाम है पॉलीगोन लॉ। पहले वेक्टर के एंड से दूसरे वेक्टर या फिर हम बोले कि लास्ट जो वेक्टर है उसके हेड को हमने ज्वाइन कर दिया, ये हो जाएगा फिर से रिजल्टेंट वेक्टर होगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ऐसा कर लिया। लेकिन अभी भी इससे हमको ये नहीं पता लग रहा कि भैया वैल्यू क्या है, हमको वैल्यू तो बताओ। हमको भाई 4 और 3 को जोड़ना था और 60 डिग्री पे था, तो हमको आंसर बताओ ना। ये तो वही बात है कि कहना क्या चाहते हो, वैसी बात है। तो कहना यही चाहते हैं कि भाई ये अभी हमको एक सेंस क्वालिटेटिव पता लगा है, क्वालिटेटिव है ना, क्वांटिटेटिव अभी नहीं पता लगा है। क्वांटिटेटिव के लिए पैरेललोग्राम लॉ का इंतजार करते हैं, अभी देख लेंगे। देखो पैरेललोग्राम लॉ आएगा, अब बुलाओ भाई। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अभी देखेंगे, उससे हमको पता लग जाए कि 4 और 3 अगर 60 डिग्री पर है तो कितना टोटल फोर्स लगेगा। लिखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बच्चे, हमको फिर से वही काम करना है, a प्लस बी जोड़ना है। तो हम बोलते हैं ये a है, ये b है और थीटा एंगल पर है। हमको रिजल्टेंट निकालना है जो a प्लस बी वेक्टर होगा। तो हम एक दिमाग लगाते हैं, हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल लॉ के प्रॉपर्टी को, लेकिन कुछ इस तरह से कि हम कैलकुलेट कर पाएँ। अगर हम b को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, समझो b को हम एक काम करें शिफ्ट कर लेते हैं, हमको ये निकालना है ना, b को शिफ्ट कर लेते हैं। मान लो मैं केवल अभी वैल्यू के हिसाब से ऐसा लिख दिया b वेक्टर, और ये a को ऊपर ऐसा शिफ्ट तो कर सकते हैं ना बच्चे, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, अब हमको यही चाहिए ना, अगर तुम नोटिस करो हमको यहाँ से यहाँ तक की ही तो दूरी चाहिए, हमको a प्लस बी चाहिए। ट्रायंगल लॉ ही तो यूज किया है, ट्रायंगल बन गया ना, समझे, ट्रायंगल लॉ ही यूज किया है, ये चाहिए। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए बड़ा प्यारा सा तरीका है। तरीका ये है कि a है आपके पास, केवल वैल्यू लिखता हूँ, b है आपके पास, और आपको अगर ये चाहिए a प्लस बी, ये रिजल्टेंट चाहिए आपको, r चाहिए, तो आप क्या कीजिए कि एक पैरेललोग्राम तो पहले कंप्लीट कर लीजिए। चलो भाई, वो तो हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, ठीक है, पैरेललोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है, दिख रहा है साफ साफ, पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया।